बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th आर्ट्स जनरल मैथ और आज से आप लोगों का सेकंड टर्म स्टार्ट हो रहा है और सेकंड टर्म का लेक्चर नंबर 1 है। और मैंने आपको बोर्ड पर ये शो कर दिया कि हम पूरे सेकंड टर्म में कौन कौन से यूनिट करेंगे, यूनिट नंबर 4, 8, 9 एंड 10। लेकिन आप लोगों को बोर्ड के स्टार्ट में नज़र आ रहा होगा कि यूनिट नंबर 8 सबसे पहले स्टार्ट किया जाएगा सेकंड टर्म में, ठीक है। लेकिन हम सेकंड टर्म स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ का और आपको इन्फॉर्मेशन दे दें कि हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर्स 9th क्लास स्पेशली, क्योंकि आप लोगों ने फर्स्ट टाइम बोर्ड के पेपर्स को अटेम्प्ट करना है। तो बोर्ड के पेपर्स को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, उनकी किस तरह फीलिंग होती है, वो सब कुछ आपको इस स्टार्टिंग में करवाऊंगी। फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम अपना सेकंड टर्म स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आपको पेपर में इस तरह की रोल नंबर शीट दी जाएगी सबसे पहले, और आपने स्टार्टिंग करनी है। तो यहाँ पर डेट लिखनी है जो कि आज 10th है। मंथ आपका यहाँ पे 0 और 8 लिखा हुआ है। अगर आपका जैसे 1 to 8 तक या 1 to 9 तक चले जाते हैं तो 0 से लेके हम 0 से स्टार्ट करते हैं और नंबर लिखते हैं। जबकि अगर मंथ आपका या कोई भी पेपर्स आपके नवंबर, अक्टूबर से दिसंबर में चलेंगे तो 10, 11 और 12 लिखा जाएगा। अदरवाइज़ आपके जनवरी, फरवरी या मार्च या उसके अलावा होंगे तो आपने 0 के साथ नंबर को मेंशन करना, और आपका ईयर फ़िलहाल तो 20 और 20 है, ये यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। फिर उसके बाद आपने ये मेंशन करना है कि आपका इवनिंग है कि मॉर्निंग है। मॉर्निंग है तो आप मॉर्निंग में करेंगे और इवनिंग है तो इवनिंग में करेंगे। इसलिए मैंने इसे फिल नहीं किया कि आपका ये उस पेपर्स में, और ये ख़ासतौर पर बोर्ड के पेपर्स में है। जबकि हमारे स्कूल में जो पेपर्स होते हैं वो मोस्टली मॉर्निंग में होते हैं, तो हमने उसको मॉर्निंग में मैं कर दिया। और ये याद रखना है कि ये जो सर्कल है आपकी जो फिलिंग होगी वो बिल्कुल एक्यूरेट उस सर्कल के अंदर जानी चाहिए। फिर उसके बाद आपने लिखना है अपनी डेट यहाँ पर। फिर आपने यहाँ पे मैट्रिक और इंटर लिखा हुआ है, आपने मैट्रिक को ही सर्कल करना है, फिलिंग करनी है। फिर उसके बाद पार्ट 1, अगर 9th है तो पार्ट 1, तो आप लोग 9th क्लास है तो इसलिए मैंने पार्ट 1 को कर दिया। जबकि 10th क्लास पार्ट 2 में, जब आप 10th क्लास में जाएंगे तो पार्ट 2 को सर्कल करेंगे। इंशाल्लाह हम लोगों के एनुअल पेपर्स होंगे और हम उसमें पास होंगे तो हमने एनुअल को ही सर्कल करना है। फिर उसके बाद दोबारा यहाँ पे इवनिंग और मॉर्निंग आपके बोर्ड के पेपर्स के हिसाब से होगी। फिर आपने सब्जेक्ट जो है वो इसके यहाँ पे जनरल मैथ है आपका, तो आपका ये जो जनरल मैथ है वो इस बॉक्स के अंदर ही अंदर आना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर आपने सबसे पहले अपने रोल नंबर को अलग ब्लॉक में लिखना है, और फिर उसके हिसाब से यहाँ आपकी 0 से लेके 9 तक की नंबरिंग के साथ बॉक्सेस बने हुए हैं। तो आपने जो नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है उसके हिसाब से उसी को आपने सर्कल करना है। जैसे कि यहाँ पे 1 था, मैंने 0 के नीचे 1 को किया, यहाँ पे 0 को किया, यहाँ पे 5 को किया, यहाँ पर 3 को सर्कल फिलिंग की हुई है, यहाँ पे 0 की और यहाँ पे 5 की। फिर उसके बाद यहाँ पे पेपर कोड है, ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपने लाजमी फिल करना है। उसको फिल करने पहले फिल कीजिएगा, फिर उसके हिसाब से आपने कॉलम वाइज जो नंबर का आपका है बबल आ रही है उसकी फिलिंग करनी है। और ये याद रखना कि आपकी फिलिंग करते हुए आपका पेन की इंक जो है वो इस बबल से या इस सर्कल से बाहर नहीं जानी चाहिए। उसके बाद आपने अपना नाम लिखना है और क्लियरली लिखना है, अलग-अलग डॉट्स में लिखिएगा ताकि आप उनको बहुत अच्छे से नज़र आए। फिर उसके बाद आपने अपने फादर का नाम लिखना है, वो भी क्लियर लिखना है। फिर उसके बाद आपका ये जो मैंने एक फर्जी सा रोल नंबर लिखा हुआ है उसको आपने इन इंग्लिश वर्ड्स में लिखना है, 1,05,305। यहाँ पर आपके सिग्नेचर होंगे, और सिग्नेचर वो डिज़ाइनिंग वाले नहीं, सादे से नाम। आपने अपना नाम ही चाहे दोबारा लिख लीजिएगा, लेकिन क्लियर हो, डिज़ाइनिंग वाले सिग्नेचर नहीं करने। और ये वाला काम आपका नहीं है, ये बॉक्स आपका नहीं है। फिर आपके पास एक ऐसी शीट होगी जो आंसर शीट होगी, जिस पर आपने सवाल लिखने होंगे। आपने अपना नाम लिखना है, जो कि मैंने यहाँ पे फ़र्ज़ किया हुआ था इकरा आफ्ताब, तो वही लिखा है। फिर उसके बाद आपके यहाँ पे रोल नंबर हिंसों में होंगे, दैट मीन्स के डिजिट में, ये जिसे हम काउंटिंग में कहते हैं, वो लिखेंगे। उसके बाद है रोल नंबर अल्फाज में, तो ये 1,05,305 आपने यहाँ पे लिखना है। मज़मून आपका जनरल रियाजी होगा उर्दू में, और ये जो पर्चा है वो आपके पेपर में मेंशन होगा, अख्तियारी या लाजमी। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन पेपर में आपको लफ्ज़ अख्तियारी लिखा होगा इलेक्टिव, तो यहाँ पे अख्तियारी का वर्ड आएगा, और अगर वहाँ पे आपके लिखा होगा लाजमी तो आपने यहाँ पे लाजमी का वर्ड यूज़ करना है। तारीख उस दिन की, और आपके सालाना पेपर होंगे
क्योंकि बोर्ड के पेपर तो सालाना होंगे, लेकिन अगर स्कूल के पेपर होंगे तो वो आपको पहली छमाही या दूसरी छमाही के हिसाब से होगा। फिर उसके बाद आपने के पास क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरह होगा। ये एक मैं आपके सैंपल के तौर पर आपके क्वेश्चन पेपर दिखा रही हूँ, ज़रूरी तो नहीं कि यही होगा, लेकिन आपको अंदाज़ा हो। क्वेश्चन नंबर 1 होगा आपका, ये ऑब्जेक्टिव पेपर है। ये देखिए यहाँ पर आर्ट्स लिखा हुआ है, जनरल मैथ और मार्क्स और कोड मेंशन है, ठीक है, और डेट भी मेंशन है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपके पास यहाँ से लेके 15 तक MCQs होंगे, ठीक है। और MCQs को आप इसे पढ़ लें। आपने अगर टिक लगाना है कि इसके हिसाब से कौन सा आंसर सही है वो आप टिक लगा लें, लेकिन जो इसकी मार्किंग होगी या आपको मार्क्स मिलेंगे वो आपकी इस आप मार्क बबल शीट्स के हिसाब से मिलेगी। तो आपने ये MCQs को आंसर्स को बबल शीट पर सॉल्व करना है। वो कैसे करते हैं मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये आपका पेज जो नज़र आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है MCQs रिस्पॉन्स पार्ट। दैट मीन्स कि आपके पास ये यहाँ पे 1 से लेकर 24 तक नंबरिंग लिखी हुई है, और हर नंबर के पास आपके पास ABCD के हिसाब से नंबर सर्कल्स बने हुए हैं। और ये आपने हर सर्कल, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इन अ रेशियो AB A इज़ कॉल्ड। अब ये वो क्या वो वैल्यू एक्सट्रीम है, वो एंटीसीडेंट है, कॉन्सिक्वेंट है या मीन है? A है। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे A को टिक किया तो वहाँ आपका आंसर A पर होना चाहिए। अगर वो B है तो B होना चाहिए, अगर वो C है तो C या D। तो आपकी जो फीलिंग होगी वो यहाँ पर उसके हिसाब से होगी। और ये याद रखना है कि आपका ये जो 1 है, आप इधर से भी कंपेरिजन, जैसे मैंने रखा हुआ ना ये 1 रखें और उसकी फीलिंग करें। फिर आप अगर 2 को करने पढ़ रहे हैं, 2 को पढ़ें, फिर 2 पे रखें और उसके हिसाब से जो करेक्ट आंसर है सिर्फ उसी का बबल को फिल करना है पेन से। एक बार याद रखना, आपका इंक बाहर नहीं जाना चाहिए, और एक ही जगह पर अगर आपने 2 फिल किए हुए हैं तो तब भी वो क्रॉस हो जाएगा। और अगर आप ऐसे करके डॉट लगा के छोड़ दें कि फिलिंग, डॉट की भी फिलिंग कंसीडर नहीं की जाएगी, डबल कंसीडर और ओवर रेटिंग में कंसीडर होगी अगर आप डॉट लगा देंगे और वो फिलिंग नहीं होगी, या आप क्रॉस लगा के कि ये वाला ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपने प्रॉपर फिलिंग करनी है और सिर्फ एक दुरुस्त जवाब की, 2 या 3 की नहीं करेंगे, ठीक है। और ये याद रखना कि 1 को 1 में, 2 को 2 में, बाद में ये नहीं कहिएगा ओहो मिस यहाँ पे तो 2 था, मैंने यहाँ पे 3 वाले की फिलिंग कर दी। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। जैसे मैं कहा 1 पढ़ा, 1 की फिलिंग की, 2 की रीडिंग की, उसकी ऑप्शन देखी, उसकी फिलिंग की, 3 किया तो 3 के हिसाब से, ऐसे ऐसे करके आप थोड़ा थोड़ा अपने पेपर को आगे आगे करते जाइएगा। आपको थोड़ा थोड़ा नज़र आता जाए और उसको उस हिसाब से फिल करते जाइएगा, ठीक है। और यहाँ पे पेपर कोड की फिलिंग भी करनी है, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की, लेकिन अब आपको सामने ये करें। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये सर्किल की फिलिंग मैंने कैसे कर रही हूँ, कि आपका सर्कल से बाहर इंक नहीं जानी चाहिए, ठीक है, और अच्छे से, क्योंकि जो नंबर की फिलिंग हुई होगी वही कंसीडर किया जाएगा। और ये याद रखना आपके, क्योंकि MCQs हमेशा पेपर में बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से 15 आते हैं, तो आपने 15 तक ही करनी है। 16, 17, 18 पे नहीं चले जाइएगा, या उनकी नंबरिंग चेंज ना कर लीजिएगा कि यहाँ पे 3 लिखा हो तो आप काट के उसे 4 कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं चेंज कर सकते। इसलिए बबल शेड की जो फीलिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और ये याद रखिएगा, MCQs जो होते हैं वो आपके बहुत ही मुफ्त के नंबर होते हैं। आपने बस एक और सही ऑप्शन अगर आपको आती होगी तो आपने ये काम, ये 5 मिनट के अंदर आप 15 नंबर कमा सकते हैं। तो इसलिए ये याद रखिएगा, MCQs के ऊपर बहुत ध्यान रखिएगा। MCQs आपके एक्सरसाइज में से आते हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं आते, कोई आउटसाइड से नहीं आते। इस चीज़ की भी टेंशन नहीं लेनी 9th क्लास आपने, तो वो आपके MCQs आपकी बुक में से ही आएंगे, एक्सरसाइज में से ही आएंगे, और ये आपके मुफ्त के 15 नंबर हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है और सब्जेक्टिव पेपर, वो भी मैं अभी आपको एज अ सैम्पल दिखाने लगी हूँ कि वो किस तरह का होता है। ये आपके पास है सेक्शन 1। सेक्शन 1 में आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 2, और उसमें आप गौर से देखें, अगर मैं आपको ज़रा क्लियरली दिखाती हूँ तो आपके पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9।
यानी आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, यानी आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के 3 सवाल होंगे, 2, 3 एंड 4, और हर सवाल में आपके पास 9 क्वेश्चन होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, और उसमें से आपने 6 करने होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 6, क्वेश्चन नंबर 3 में से भी 6, क्वेश्चन नंबर 4 में से भी 6, 9 होंगे गिवन। आपके पास चॉइस होगी 3 क्वेश्चंस की, 3 पार्ट्स की, और आपने ये रखना है। और इसी तरह आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3 नज़र आ रहा होगा, उसके भी आपको दिखा रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ जिसके 3 पार्ट्स इधर हैं, और यहाँ पे 4 5 6 7 8 और 9, 4। फिर इसके बाद आपको सेक्शन 2 नज़र आ रहा होगा। सेक्शन 2 में लिखा हुआ है अटैम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन। इसमें आपके पास 5 सवाल होते हैं जिसकी नंबरिंग आपकी 5 से शुरू होगी, 5 6 7 8 एंड 9। टोटल 5 क्वेश्चन है, 5 6 7 8 एंड 9, जिसमें से 3 करने हुए। और ये याद रखिएगा जो सा भी क्वेश्चन करेंगे उसका ए और बी पार्ट दोनों मुकम्मल होंगे, और यहाँ पर भी आपके पास 2 क्वेश्चंस की चॉइस होगी। लेकिन सेक्शन 2 आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आंसर्स का है, यानी जो आपकी कैलकुलेशन वाले सवाल हैं, ठीक है। अब आपने ये याद रखना है कि आपने पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। आप क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ें, उसमें से सबसे पहले तो आप सिलेक्ट कर लें कि आपने अपने पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। बहुत अच्छी तरह सोच लें कि इनमें से कौन से पार्ट करेंगे, उन्हें ठीक कर लें, और फिर आंसर शीट में आपने क्या करना है। अब जैसे सेक्शन 1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका फर्स्ट पार्ट करने लगे हैं, तो दरमियान में, पेपर के दरमियान में लिखिएगा, मार्कर से लिखिएगा, और ये याद, और आपने जो जिस हिसाब में आपके क्वेश्चन पेपर गिवन है, अगर आप 1 के बाद 3rd कर रहे हैं तो आपने 3rd नंबर लिखना है, 2nd अपनी मर्ज़ी से नहीं लिखिएगा। अगर आप उसके बाद 5th कर रहे हैं तो 5th नंबर लिखिएगा, उसके बाद अगर आप 8 कर रहे हैं तो 8 लिखिएगा। और ये, लेकिन ये याद रखिएगा कि 1 के बाद अगर आप 5 और फिर उसके बाद 3, इस तरह नहीं कीजिएगा। आप पहले अच्छी तरह सेलेक्ट कर लें कि आपने कौन से क्वेश्चन करने हैं, फिर उसको तरतीब में रखिएगा। 1 के बाद अगर 3 है तो 3 के बाद फिर 5 होना चाहिए, 5 के बाद 7, फिर 8 या 9। लेकिन ये ना हो कि 1 के बाद आप 9 कर रहे हैं, 9 के बाद फिर 3, फिर 3 के बाद 7, 7 के बाद 5, इस तरह का काम ना कीजिएगा। और आप जब भी, और एक पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद ही आप क्वेश्चन नंबर 3 पे जाइएगा, फिर क्वेश्चन नंबर 3 के सारे कंप्लीट कर ले लीजिएगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे जाइएगा और क्वेश्चन नंबर 4 के भी सारे पार्ट्स मुकम्मल कर लें, तो तभी आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे जाइएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के भी नंबरिंग वही करनी है जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं, 9 कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 और उसका ए और बी पार्ट, ठीक है, वो भी आपने दरमियान में लिखना है मार्कर्स के साथ, बहुत डिटेल के साथ। और एक बात है कि आपका, अगर आपने इस क्वेश्चन नंबर 1 के 6 क्वेश्चंस कर लिए हैं तो उसको कंप्लीट करने के बाद आप 5 या 6 लाइन छोड़ने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कीजिएगा। वो इसलिए कि जब आप पेपर मुकम्मल कर लें और आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो और आप चाहते हो तो एक क्वेश्चन जो किसी भी एक पार्ट का एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो वो कर लीजिएगा, लेकिन उसकी जगह पहले छोड़ी होगी तो कीजिएगा। लेकिन ये नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 किया, फिर 3 का कोई क्वेश्चन किया, फिर 4 का किया, फिर लॉन्ग किया, फिर क्वेश्चन नंबर 2 याद आया, मिक्सिंग नहीं कीजिएगा। जितना अच्छा पेपर अटैम्प्ट करेंगे, जैसे तरतीब में करेंगे, जितना खूबसूरत करेंगे, आपके चेकर को भी पेपर चेक करने में मज़ा आएगा और जितना वो एंजॉय करके देंगे वो आपके पेपर से खुश होंगे और आपको अच्छे अच्छे नंबर देंगे। लेकिन अगर आपने पेपर में तंग करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 के 2 सवाल किए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 का 2 सवाल कर दिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 के 3 सवाल करने के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 याद आ गया, इस तरह की खिचड़ी मत बताइएगा। अगर आपको लगे कि आपका ये सवाल अभी नहीं आ रहा या नहीं समझ आ रहा तो आप उसके लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिएगा, पूरा पेपर पहले कर ले फिर उसके बाद उससे कर लीजिएगा। लेकिन खिचड़ी वाला पेपर ना बनाइएगा। जितना प्यारा, नीट और तरतीब में जाएंगे उतना ही एग्जामिनर आपके पेपर से खुश होगा और वो अच्छे अच्छे नंबर देगा। मूड अच्छा होगा तो मार्क्स भी अच्छे अच्छे देगा। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को पेपर अटैम्प्ट करना समझ आ गया। नहीं समझ आया तो इंशाल्लाह क्लासेस होगी, मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूंगी, टेंशन नहीं लेना। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैंने काफ़ी तफसील में बताया है।
लेकिन अगर डाउट हुआ, कोई कन्फ्यूज हुई तो आप सवाल पूछ लीजिएगा, वरना क्लासेस जब स्टार्ट होगी तो आपने इंशाल्लाह पेपर्स और हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर दूँगी। चलिए 9th क्लास, अब आप लोगों का सेकेंड टर्म का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने लगी हूँ। और मैंने आप लोगों को सिलेबस जैसे बता दिया था कि हमने कौन कौन से सेकेंड टर्म में पूरे में यूनिट्स पढ़ने हैं, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए आज यूनिट नंबर 8 स्टार्ट किया है। यूनिट नंबर 8 बहुत आसान है और आपको भी मज़ा आएगा, क्योंकि हमने अभी इतनी लंबी सारी यूनिट नंबर 1 की थी, उसमें कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे। यूनिट नंबर 6 थी, डिफ़िकल्ट थी, लॉन्ग थी, तो मैंने कहा कि आप लोगों के लिए रिफ्रेशमेंट के लिए एक अच्छा सा और आसान सा और छोटा सा यूनिट स्टार्ट किया है, और उसका नाम है सेट्स। सेट आपको मालूम होगी, ग्रुप ऑफ एलिमेंट थिंग्स, और सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। हमने सेट के बारे में बहुत डिटेल पढ़ी थी। ग्रुप्स होता है, बंडल होता है, बंच होता है, आपको सिंपली उसे बोलते हैं कि किसी भी चीज़ का ग्रुप। लेकिन यहाँ पर हमने, क्योंकि अब आप लोग 9th क्लास में आ गए हैं, तो हम वर्ड्स में और डिजिट्स में जाएंगे, तो आपके पास उसकी भी काफ़ी डिटेल्स थी। एंड आपका एक ऐसा सेट है जिसे हम एंड से डोनेट करते हैं, लेकिन इसका नाम होता है नेचुरल सेट। और नेचुरल सेट में आपकी काउंटिंग आती है 1 2 3 4 5 और कंटिन्यूसली चलती है, जब तक आपके नंबर्स ख़त्म नहीं होते तब तक आपकी ये चलती रहती है। एंड हमेशा नेचुरल नंबर के लिए बोला जाता है। डब्ल्यू आपका होल नंबर के लिए बोला जाता है। होल नंबर आपके 0 से स्टार्ट होता है, बाकी सारी रिमेनिंग वही नंबर्स होते हैं जो आपके नेचुरल नंबर में पाए जाते हैं, लेकिन उसमें और इसमें सिर्फ 0 का फ़र्क होता है। Z फॉर इंटीजर्स आता है। इंटीजर्स आपको मालूम होगा कि आपके नेगेटिव वैल्यूज़ भी और पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आ जाए तो इसे इंटीजर बोलते हैं, और इसे Z से डोनेट किया जाता है। फिर P फॉर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सवाए अपने किसी के टेबल में नहीं आते, जो कि 2 3 5 7 11 एंड 13 और सो ऑन, और ये कंटिन्यूसली होते हैं। फिर इसके बाद इवन में आपका इवन नंबर्स आते हैं जो कि 0 से स्टार्ट हुआ, और O फॉर ऑड है। ऑड नंबर में वो नंबर जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। ये आपकी बहुत सारी डिफरेंट सेट की काइंड्स थी। उसमें सबसे हमने 8.1 में जो बेसिकली पढ़ना है वो है आपका यूनियन ऑफ सेट्स, जिसमें ऑल सेट्स है। जिसे सिंपली वर्ड में, जैसे कि उसकी डेफिनेशन तो बहुत लंबी होगी, लेकिन हम सिंपल में वे में जैसे सेट बोलेंगे तो आप कहेंगे ग्रुप, एक वर्ड में बता दिए। इसी तरह यूनियन को बोलेंगे आप सिंपल वर्ड्स में ऑल एलिमेंट्स। आपके पास जितने भी सेट हो, आप सब के एलिमेंट्स को इकट्ठा कर दें, वो तो यूनियन कहलाएंगे। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स। सिंपल एक वर्ड में सिखा दिया गया कि कॉमन एलिमेंट्स को जब लिखा जाता है तो उसे इंटरसेक्शन बोलते हैं। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी, और उसमें हम यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए मैंने इसकी एग्जांपल आपको नहीं एक्सप्लेन की या एग्जांपल नहीं करवा रही, क्योंकि हमारे पास माशाल्लाह 8.1 में यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रैक्टिस ही बहुत है। फिर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, जिसे मैं रीड करके बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है इफ़ ए सेट है आपके पास 1 4 7 8 1 4 7 8, बी सेट दिया हुआ है जो कि 4 और 6 8 9, फिर सी सेट दिया हुआ है जो कि 3 4 5 और 7। तो आप उन्होंने आपको बहुत सारे सवाल दिए हैं, डिफरेंट सवाल, जैसे जो मैं आपको दिखा देती हूँ अभी। ये है आपकी 8.1 की झलक, इसमें आपके पास डिफरेंट क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं, और आपने ए यूनियन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन सी, फिर उसके बाद 3 में भी है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और फिर ब्रैकेट्स में जो आया तो उससे पहले बताना है। तो इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, जिसमें से मैं 3 कर रही हूँ आपके बोर्ड पर, और 3 आपको खुद करेंगे एज अ होम टास्क। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो कि आपको दिखाया भी था अभी बुक पर, ए यूनियन बी। आपने ए यूनियन बी सवाल है तो इज इक्वल टू ए का पूरा सेट लिखना है, फिर यूनियन का साइन और बी का पूरा सेट, ठीक है। और आप ये याद रखिएगा, जब आप सेट लिख रहे होंगे तो सेट के साथ ए और सेट के साथ यहाँ पे उसके नाम नहीं लिखते। आपने नाम लिखे, उसके बाद उनके सेट लिखने हैं, और जब सेट लिखने तो यूनियन का साइन और ये सेट बी सिर्फ बी लिखेंगे, नाम नहीं लिखेंगे। ओके, फिर अब यूनियन है तो आपने यहाँ पे इसके सारे एलिमेंट्स और इसके सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। लेकिन ये याद रखिएगा कि जब आप काउंटिंग लिख रहे हो
तो उसका तरतीब याद रखिएगा। ये 1 यहाँ से लिया, फिर उसके बाद 4 उधर से मिला, फिर उसके बाद 6 यहाँ से मिला, 7 यहाँ से लिया और 8 उधर से और 9 यहाँ से। ठीक है, आपके पास 1 4 6 7 8 और 9 सारे के सारे एलिमेंट जो इनमें पाए जाते हैं। इसमें वो वाले एलिमेंट्स भी होते हैं जो कॉमन होते हैं और इसमें वो वाले एलिमेंट्स भी होते हैं जो दोनों में कॉमन ना हो। तो इसके लिए जो मैंने अभी वर्ड आपको बताया था, ऑल एलिमेंट्स तो सब एलिमेंट्स। ठीक है, इसके बाद जो मैंने थर्ड लिया है वो थर्ड इसलिए लिया है ताकि आपको इंटरसेक्शन भी समझ आ जाए। इंटरसेक्शन में आपके पास सवाल था ए इंटरसेक्शन सी का। मैंने ए का सेट लिखा 1 4 7 8 इंटरसेक्शन का साइन, फिर उसके बाद 3 4 5 एंड 7। तो आप वो से देखिए तो इसमें 4 7 और 7, तो आपने सिर्फ एलिमेंट्स 4 और 7 लिखे, ये आपके इंटरसेक्शन है। ठीक है, आपका एक सवाल यूनियन में सारे सवाल एलिमेंट्स और इंटरसेक्शन इसमें कॉमन एलिमेंट्स आए। फिर उसके बाद इसी का एक और क्वेश्चन किया जिसमें आपने 3 सेट्स हैं और 3 सेट में जब आपके पास ब्रैकेट होगी, कभी आपके पास पहले 2 सेट में ब्रैकेट होगी, कभी लास्ट के 2 सेट में ब्रैकेट होगी, तो आपने ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करना है। आपको डिमास रूल देखा ही होगा, पढ़ा ही होगा। तो डिमास में जब ब्रैकेट्स आ जाती हैं तो ब्रैकेट सॉल्व होती हैं सबसे पहले, इसलिए हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के थ्रू दोनों मैंने सेट लिख लिए बी इंटरसेक्शन सी, और बी का सेट लिखा जो कि 4 6 8 और 9 है और इंटरसेक्शन का साइन, और सी का सेट लिखा 3 4 5 एंड 7 और इनमें कॉमन सिर्फ और सिर्फ 4 था। ठीक, फिर आपने क्या करना है, आप उसका, क्योंकि हमने ए के साथ भी इंटरसेक्शन लिखना है तो ये सवाल आपका जो था वो मैंने रिपीट किया, ए इंटरसेक्शन और ये जो ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। इसका आंसर हमने निकाल चुके हुए हैं पहले, तो इसलिए मैंने यहाँ पर दोबारा सिर्फ और सिर्फ उसका आंसर लिखा, मैंने उसको पूरा नहीं लिखा। तो ए का सेट लिखा क्योंकि ए पहले लिखा हुआ है, तो ये याद रखिएगा कि तरतीब वही होनी चाहिए, ए का सेट पहले ही होना चाहिए। तो बी इंटरसेक्शन सी का आंसर लिखा। अब इसमें और इसमें तो वैसे ही सिंगल वैल्यू है, तो ये और इसमें यहाँ पे 4 मिल रहा है, तो हमारा इंटरसेक्शन की वैल्यू आ गई। ये एक तरीका है कि आप चाहे तो 2 ब्रैकेट वालों को पहले लिख लें और फिर थर्ड वाले से कर लें, या फिर ये क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो मैंने आप ये पूरे के पूरे सवाल को सॉल्व किया, तो दूसरा भी एक तरीका है वो आपके क्वेश्चन नंबर 3 में किया। एक तरीका आपको यहाँ पे दिखा दिया कि आप पहले 2 ब्रैकेट वालों को पहले सॉल्व कर लो और फिर थर्ड पे चले जाएं, या साथ साथ अगर करना है तो वो भी कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, क्वेश्चन नंबर 3 आपका, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सारे के सारे वेरीफाई के क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 नज़र आ रहा होगा जहाँ पे ए और बी और सी है, जबकि हमने उसका ए और बी और इंटरसेक्शन लेना है, फिर सी के साथ फिर इक्वल करना है आपने बी सी के इंटरसेक्शन और ए के साथ। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें तीनों यूनियन है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 भी इंटरसेक्शन के हिसाब से है, तो इनमें से मैंने यूनियन वाला क्वेश्चन सेलेक्ट किया, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 और 4 आप खुद से कर सकेंगे। यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों सेट लिख लिए, ए बी और सी। ए में है 2 4 6, बी सेट में है 3 6 9 और 12, सी में है 4 6 8 एंड 12 और 10। हमारे पास वेरीफाई करना है कि अगर हम बी और सी का इंटरसेक्शन यूनियन ले लें और ए के साथ कर लें, या ए और बी का यूनियन ले लें और सी से कर लें, तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं आता। तो ये यूनियन का मतलब क्या है, अगर आप वो से देखें तो यूनियन में क्या हो रहा है कि सारी की सारी चीज़ें प्लस हो रही हैं, इकट्ठी हो रही हैं। तो जैसे आप प्लस कर लें, प्लस का जो आपका थ्योरी होता है कि आप रिप्लेसमेंट ऑफ वैल्यूज़ अगर 4 को 3 में कर दें या 3 पहले लिख के 4 बाद में कर दें, तो आंसर आपका 7 आना है। चाहे 3 में 4 प्लस करें, 4 में 3 प्लस करें, तो आंसर 4 ही 7 आएगा। और मल्टीप्लिकेशन में भी यही होता है कि आप 9 को 5 से कर लें या 5 को 9 से कर लें, आंसर 45 होना है। तो रिप्लेसमेंट आपकी प्लस में और मल्टीप्लिकेशन में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह ये सेट में भी अप्लाई हो रहा है कि आपकी वैल्यू की रिप्लेसमेंट आप चाहे पहले किसी का भी यूनियन ले लें या आप किसी भी 2 वैल्यू का इंटरसेक्शन पहले ले लें, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आंसर बराबर होंगे। तो हमने लेफ़्ट साइड को लिया, लेफ्ट हैंड साइड ए और बी यूनियन सी,
और यहाँ पे मैंने ए का सेट लिखा है, यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया है क्योंकि ये जो आपकी फ्लावर ब्रैकेट है ये आपके सेट को रिप्रेजेंट करती है। फिर बी का सेट लिखा, फिर यूनियन, और फिर सी का सेट लिखा। आप इन दोनों के सेट का यूनियन यहाँ पे लिख लीजिए जो कि है 3, फिर यहाँ से 4, फिर 6, फिर 8, फिर यहाँ से 9, फिर यहाँ से 10, यहाँ से 12। या आप इस सारी वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिखा, लेकिन आपने इसको ये याद रखिएगा कि अरेंजमेंट में लिख लीजिएगा। और फिर उसके बाद आपका ये ए पहले लिखा हुआ था, अब ए और इन दोनों के यूनियन का जो आंसर आया उसका यूनियन लेंगे। तो यहाँ पे 4 और 6 तो ऑलरेडी यहाँ पे पहले ही था, तो 2 का एडिशन हो गया, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 एंड 12। और ये मैंने आपको बता रही थी कि अगर आप इन दोनों का पहले लेने के बाद ए से कर लें, ये भी तरीका है, या आप तीनों लिखने के बाद पहले इनका लिया और साथ ही ले लिया, तो ये एक दूसरा मेथड है, ये भी तरीका है। इसमें चॉइस कोई फ़र्क नहीं, फ़र्क तो कुछ भी नहीं पड़ा। ये है कि यहाँ पे आंसर आ गया, आंसर पहले लिख लेंगे फिर ए से कर लेंगे, या आप साथ साथ कर लेंगे, तो दोनों के दोनों मेथड बराबर होंगे। अब आपने राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में क्या है आपका ए और बी का यूनियन पहले लिखना है। मैंने ए और बी का यूनियन लिखा और इसके साथ आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई हुई है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि वो है आपकी ब्रैकेट पहले भी एक आ रही है फ्लावर और या कर्ली ब्रैकेट, तो इसको और इसमें चेंजिंग लाने के लिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया। ये ए का सेट है, यूनियन बी का सेट, और फिर ये आपके यूनियन के बाद सी का सेट इस पूरे ब्रैकेट से बाहर लिखा हुआ है। तो आपने यहाँ पे ए और बी का यूनियन लिया जो कि यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, फिर 6 दोनों से आया, फिर 9 और 12, और ये आपका ए और बी का यूनियन आ गया। अब हमने इसे सी के साथ यूनियन करेंगे। अब सी के साथ यूनियन करेंगे तो कुछ वैल्यूज़ जो आपकी 4 और 6 ऑलरेडी थी, 8 और 10 का इजाफा होगा, तो 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 और 12। और आप ये देखिए कि ये पूरा का पूरा सेट आपके ये पूरे के पूरे सेट के बराबर है। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वली, चाहे तो आप ये लिख लें, चाहे तो आप पूरे क्वेश्चन को लिखें और साथ में लिखें कि वेरीफाई हो गया है। तो और इसे वेरीफाई करने का मकसद दोबारा बोल रही हूँ कि आपकी सेट की रिप्लेसमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई से 2 सेट को पहले यूनियन कर लें, इसी तरह कोई से 2 सेट का इंटरसेक्शन पहले ले लें और थर्ड से बाद में कर लें, आंसर में कोई फ़र्क नहीं आने वाला। और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद से करेंगे और इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा।